दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 34वां लेक्चर है। ठीक है, 34 लेक्चर आपको दिया जा रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि सीरीज आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हम प्री और मेंस दोनों के सवालों को कवर करते हैं और एक दिन में पूरे के पूरे 15 विषय पर चर्चा होती है। इतनी अच्छी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। विश्वास करो, घड़ी देख के 5 मिनट मेरे साथ बने रहो क्लास में, आपको विश्वास हो जाएगा कि जी हाँ बिल्कुल नितिन सर का कहना सही है, ये क्लास कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल 5 मिनट मुझे आप दे दीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। बिना टेस्ट सीरीज के आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि सच में आपकी पोजीशन क्या है। मार्केट में और भी टेस्ट सीरीज हैं, लेकिन उनमें और हमारे टेस्ट सीरीज में क्या अंतर है तो आप तभी जान पाएंगे जब टेस्ट सीरीज लेने आएंगे। मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टेस्ट सीरीज को अटेंड करने की बात कर रहा हूं। खरीदने की बात तो बाद में, पहले जो फ्री टेस्ट है उसे तो हम दे सकते हैं ना। ठीक है, पेड नहीं दे सकते, अलग बात है, नहीं खरीदेंगे। पहले फ्री वाला देखते हैं, उसको देते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ अच्छा दिया हुआ है, हमारे काम लायक है कि नहीं है, उसके बाद परचेज करते हैं। ये तो वही वाली बात होगी, बचपन में एक ऐड देखते थे हम लोग, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, टेस्ट सीरीज कितनी बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास समीक्षा अधिकारी की 2 स्पेशल किताबें हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। यही वो 2 किताबें हैं, बहुत शानदार सी किताब, एक जीएस की किताब है और एक हिंदी की किताब है। 2 किताबें दोनों अपने आप में अल्टीमेट है, तो ये किताब आप जरूर परचेज कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। और पहला सवाल प्राचीन इतिहास से संबंधित है और यह सवाल मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, मेंस 2014 का सवाल है। लिख रहा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। ठीक है, ये सेल्यूकस की जो बात हो रही दोस्तों, कुछ याद आ रहा है आपको? जी हां, भारत पर दोस्तों सिकंदर ने हमला किया था। सिकंदर ने हमला किया था और सिकंदर जब हमला किया था उस समय मगध की गद्दी पर कौन रहता था दोस्तों? तो मगध की गद्दी पर दोस्तों घनानंद बैठा था। कौन बैठा था दोस्तों? घनानंद बैठा था। ठीक है, लेकिन इसकी लड़ाई, सिकंदर की लड़ाई यहां तक नहीं हुई थी, वो तो वापस लौट गया था, भारत से भाग गया था। ठीक है, और ये जो आया था दोस्तों, आया था 323 बीसी में। ठीक है, कब आया था? 323 बीसी में आया था। और सिकंदर की जो लड़ाई हुई थी वो दोस्तों किसके साथ हुई थी? तो सिकंदर की लड़ाई दोस्तों ये जो आधुनिक पाकिस्तान है उस वाले क्षेत्र में हुई थी। आपको नाम याद है क्या? क्या नाम है दोस्तों? पोरस के साथ, राजा पोरस के साथ दोस्तों यह युद्ध हुआ था, आप याद रखेंगे। ठीक है, ये उसी सिकंदर का दोस्तों सेनापति है। ठीक है, उसी सिकंदर का सेनापति है, याद रखेंगे। नाम क्या है? सेल्यूकस नाम है। और इसने जो भारत पर हमला किया, यह हमला किया 305 ईसा पूर्व। ठीक है, उस समय दोस्तों मगध वंश पर नंद वंश का शासन समाप्त हो चुका था और ये जो समय चल रहा था, इस समय मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी थी। और यहां का शासक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। ठीक है, उनके साथ दोस्तों लड़ाई हुई है 305 बीसी में। ठीक है, आई बात समझ में? कांसेप्ट एकदम क्लियर हो गया ना? एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, सिकंदर की बात आती है तो सिकंदर के 2 सेनापति थे। ठीक है, एक तो सेल्यूकस सेनापति था, दूसरा सेनापति था दोस्तों निरियाकस। कौन था? निरियाकस। ठीक है, सेल्यूकस दोस्तों याद रखेगा, सेल्यूकस थल सेना का सेनापति था और निरियाकस जो था दोस्तों ये जल सेना यानी नौ सेना का सेनापति था। ठीक है, नौ सेना का क्या था दोस्तों? सेनापति था निरियाकस। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर सेल्यूकस निकेटर शासक था। कहां का शासक था दोस्तों? वैसे तो परीक्षा में चाहे आपको यूनानी ऑप्शन मिलेगा या यूनानी अगर नहीं मिलता दोस्तों तब आपको सीरिया मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मूल रूप से दोस्तों ये सीरिया का शासक था, यह परीक्षा में यूनानी भी दे देता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किया। दोस्तों युद्ध हुआ, ये अपनी जगह है कि 305 ईसा पूर्व में दोस्तों ये युद्ध हुआ था, लेकिन उस लड़ाई का वर्णन दोस्तों किसने किया है? ठीक है, तो याद रखेगा उसका नाम था एम्पियानस। क्या नाम था दोस्तों? एम्पियानस। ठीक है, एम्पियानस ने दोस्तों क्या किया? वर्णन किया है। मेगस्थनीज किसका राजदूत था दोस्तों? तो मेगस्थनीज ने दोस्तों इंडिका की रचना की है। किसकी रचना की है? इंडिका। इंडिका नामक दोस्तों पुस्तक है। इंडिका क्या दोस्तों? इंडिका एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने किया दोस्तों? मेगस्थनीज ने किया है। और मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो याद रखेगा ये सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस का राजदूत। जब सेल्यूकस हार जाता है ना तो इसी मेगस्थनीज को, और इसकी पुत्री है दोस्तों, सेल्यूकस की एक पुत्री थी, नाम था हेलेना। ठीक है, हेलेना। ठीक है, हेलेना का विवाह दोस्तों किससे के साथ कर दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। याद रखेंगे, हेलेना का विवाह कर दिया जाता है। और हेलेना कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा सेल्यूकस की पुत्री थी, उसे भी याद रखेंगे। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह मेगस्थनीज आया था। ये सारे सवाल आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पोरस के साथ युद्ध लड़ा गया है, इस युद्ध का नाम क्या रखा गया दोस्तों? ठीक है, तो इस युद्ध का नाम रखा गया दोस्तों बीतस्ता का युद्ध। क्या रखा गया दोस्तों? बीतस्ता का युद्ध, क्योंकि यह युद्ध दोस्तों बीतस्ता नदी के किनारे लड़ा गया था, इसीलिए इसे बीतस्ता का युद्ध भी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल अगला सवाल दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है। मैंने आपसे कहा ना 5 मिनट समय दो, हम हर सब्जेक्ट को टच करते हैं और जैसा यहां विस्तार से वर्णन किया गया ना, ऐसे ही आराम से विस्तार से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सवाल दोस्तों ये जो मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछा गया सवाल है, ये प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। और सवाल क्या है कि रज़्मनामा जो है ये किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, ये आपको बताना है। तो रामायण का नहीं दोस्तों, महाभारत नहीं, ये महाभारत का फारसी अनुवाद है, ठीक है। किसका फारसी अनुवाद है? रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो याद रखेगा यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। अब पहला सवाल ये आ गया कि रज़्मनामा का फारसी अनुवाद किसने किया, ठीक है। फारसी अनुवाद है तो ठीक है, यह अनुवाद किसने किया? तो दो लोगों का नाम आता है। पहला नाम आता है अब्दुल कादिर बदायूनी। किसका नाम आता है दोस्तों? अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, याद रखेंगे। एक तो इनका नाम आता है इसको ट्रांसलेट करने में, और दूसरा नाम जो आप नहीं सुनते हो, जैसे ज्यादातर परीक्षा में बदायूनी का नाम ही देता है, लेकिन जो दूसरा नाम है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नाम है दोस्तों नकीब खां। नहीं सुना होगा, किताबों में भी जल्दी वर्णन नहीं मिलता, लेकिन आप याद रखें, ठीक है। ये दो लोगों ने मिलकर के महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया। अगला सवाल, इसी महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखेगा काशीराम जी ने। किसने किया था दोस्तों? काशीराम जी ने क्या किया था? बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। इनका पूरा नाम था काशीराम दास। क्या नाम था दोस्तों? काशीराम दास, ठीक है। महाभारत का संस्कृत भाषा से अंग्रेजी भाषा में पहली बार दोस्तों ट्रांसलेट किसने किया था? संस्कृत से अंग्रेजी में दोस्तों किसने ट्रांसलेट किया था, ये आपको बताना है। तो इनका नाम है दोस्तों किसारी मोहनलाल गांगुली। क्या नाम है दोस्तों? किसारी मोहनलाल गांगुली, याद रखेंगे। मोहनलाल गांगुली भी दोस्तों यह बांग्ला वहां से पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे, और बाकी जो यहां पे काशीदास जी का नाम लिखा हुआ है ये भी दोस्तों वहीं से बिलोंग करते हैं। दोनों चीजें आप याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है और परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया सवाल है और प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। जो बच्चा जानता होगा दोस्तों कि थारू जनजाति जो है ये तराई क्षेत्रों में रहती है, उसको यहीं से कहानी मिल जाएगी। अब तराई क्षेत्रों की बात आ गई तो तराई क्षेत्र बिहार में तो है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। तराई क्षेत्र बिहार में तो है लेकिन दोस्तों झारखंड वाले में तराई क्षेत्र नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड का निर्माण दोस्तों उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके किया गया, ठीक है। कब किया गया? तो 36 उत्तरझार, ठीक है, यानी 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तो 9 नवंबर सन 2000 को दोस्तों उत्तराखंड की स्थापना हुई है और यहीं पर दोस्तों थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक है। ये सवाल आता है, ठीक है। अच्छा, मेरा कोई सवाल भूल गया क्या? एक मिनट देखते हैं। यहां एक सवाल छूट गया। हमने कहा मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल आना चाहिए, तो ज्योग्राफी का सवाल चल रहा है, ठीक है। पहले मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल देख लीजिए। यह सवाल भी दोस्तों प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। क्या लिखा दोस्तों? कौन सा व्यक्ति नहीं जुड़ा था? तो मेजर जनरल शाहनवाज खां ये तो जुड़े थे, प्रेम कुमार सहगल भी जुड़े थे, शौकत अली मलिक भी जुड़े थे। यहां मेजर करतार सिंह जो दे रहा दोस्तों ये नहीं जुड़े थे। मेजर करतार सिंह क्या थे दोस्तों? ये पेशे से एक डॉक्टर थे। क्या थे दोस्तों? डॉक्टर। डॉक्टर में भी किस तरह के डॉक्टर थे दोस्तों? तो डेंटिस्ट थे। क्या थे दोस्तों? डेंटिस्ट थे, दांत के डॉक्टर थे, याद रखेंगे। मेजर कतार नहीं करतार। मेजर करतार सिंह का संबंध किससे दोस्तों? तो याद रखेगा सेना में दांत के डॉक्टर, ठीक है। दांत के क्या थे दोस्तों? डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये पहले मिलिट्री डेंटिस्ट भी कहे जाते हैं। सॉरी, यह क्या थे दोस्तों? ये पहले मिलिट्री
डेंटिस्ट कहे जाते हैं, क्योंकि इनके पहले दोस्तों डेंटिस्ट कहे जाते हैं, क्योंकि इनसे पहले दोस्तों कोई मिलिट्री डेंटिस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो सवाल है दोनों याद रखिए। आजाद हिंद फौज का दोस्तों गठन हुआ था, ये गठन दोस्तों कहां पर हुआ था? तो जो इसका पहला गठन दोस्तों ये टोक्यो में है। ठीक है, टोक्यो कहां पड़ता है दोस्तों? टोक्यो जापान में। या तो ये पूछ सकता है या तो टाइम पीरियड आपसे पूछ सकता है, और टाइम पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों? अगस्त 1942 में। कब दोस्तों? अगस्त 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता था। ठीक है, कह रहा आजाद हिंद फौज का गठन किया, यहां पर लिख रहा दोस्तों इसका गठन किसके द्वारा किया गया? तो आपने सुना होगा ये दामाद भी कहे जाते हैं। ठीक है, भारत के जापान के दामाद कहे जाते हैं। इनका नाम है रास बिहारी बोस। क्या नाम दोस्तों? रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस दामाद क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनका विवाह दोस्तों एक जापानी लड़की से हुआ था, इसलिए दोस्तों ये दामाद कहे जाते हैं। ठीक है, लिख रहा आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों कब संभाली? सबसे जो चर्चित नाम है वो बोस जी का नाम है। तो ये कमान दोस्तों बोस जी ने 42 में बना जरूर था, लेकिन कमान दोस्तों 43 में मिला है। याद रखेंगे जब ये सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में 1943 में इसकी कमान किसने संभाली दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाली। एक सवाल और याद रखेगा दोस्तों, बोस जी ने दोस्तों किस पार्टी का स्थापना किया है? तो याद रखेगा 1939 ईस्वी में जब वो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन वहां से जब इन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो इन्होंने दोस्तों क्या बनाया दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाया। क्या बनाया दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की दोस्तों स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो याद रखेंगे ये सवाल भी सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखेगा। बाकी ये तीन लोग तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं जो जुड़े थे, जिसमें शाहनवाज सहगल और मलिक साहब का नाम आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां दोस्तों तराई क्षेत्र वाली बात होगी तो हमारा जवाब क्या हो गया था? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हमारा जवाब हो गया था। अच्छा, अगर आपसे अलग से पूछ दे दोस्तों कि उत्तराखंड में पाई जाने वाली दोस्तों जनजातियां कौन कौन सी, ठीक है, कौन कौन सी जनजाति है? जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, तो कौन कौन सी जनजाति है जो कहां पाई जाती है? जो उत्तराखंड पाई जाती है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो प्रसिद्ध जनजातियां दोस्तों, थारू जरूर याद रखेगा। और ऊपर से दोस्तों आपने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दोस्तों कौन सी जनजाति है? तो थारू से भी ज्यादा कौन लोग रहते हैं दोस्तों? तो हमने पढ़ा है गोंड लोग। सबसे ज्यादा कौन रहते हैं दोस्तों? गोंड रहते हैं। तो एक काम करते हैं, इनको सीक्वेंस में लिख देते हैं। ठीक है, क्या कभी सीक्वेंस भी दे देता है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है। उसके बाद दोस्तों खरवार जनजाति है। कौन सी है? खरवार। ठीक है, खरवार जनजाति है। और तब जाके तीसरे नंबर पे कौन जनजाति दोस्तों? तीसरे नंबर पे थारू जनजाति का नाम आता है। ठीक है, इसके अलावा भी दोस्तों जौनसारी जनजाति भी लिख लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में सबसे बड़ी थारू जनजाति है। इसके अलावा दोस्तों थारू के अलावा वहां भी दोस्तों जौनसारी जनजाति पाई जाती है, और बुक्सा और भोटिया भी पाए जाते हैं। क्या पाई जाती हैं? बुक्सा जनजाति और भोटिया जनजाति। ठीक है, बुक्सा और भोटिया, ये भोटिया से बहुत बार सवाल आता है। इसी तरह से दोस्तों मध्य प्रदेश में जनजाति कौन सी है? तो याद रखेंगे सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति है, अगरिया जनजाति, सहरिया और अगरिया याद रखेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो प्रसिद्ध जनजाति है भील, गोंड और भील गोंड, भील जनजाति, गोंड जनजाति और झरिया जनजाति। ठीक है, झरिया। ठीक है, यह भी याद रखेंगे। इसी तरह से झारखंड की बात करें तो झारखंड की सबसे प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है दोस्तों? मुंडा जनजाति। मुंडा विद्रोह का नाम सुना होगा, तो मुंडा याद रखेगा, संथाल याद रखेगा, संथाल याद रखेगा और सौरिया याद रखेगा। ठीक है, मुंडा, संथाल, सौरिया। इसी तरह से बिहार भी दोस्तों, बिहार से अलग होकर झारखंड बना है। ठीक है, 36 उत्तर झार। इस झारखंड की स्थापना कब हुआ है? 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना हुआ है, और छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है वो 1 नवंबर सन 2000 को है। बिहार में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो यहां पर संथाल याद रखेगा, उराव याद रखेगा, उराव और एक जनजाति दोस्तों हो जनजाति है। ठीक है, ये हो जनजाति दोस्तों झारखंड में भी पाई जाती है और बिहार में भी पाई जाती है, उसका नाम ही है हो जनजाति। ठीक है, तो ये सारी जनजातियां हैं, कुछ स्पेशल थे जो आपके यहां पर नाम आए, उसी हिसाब से मैंने यहां पर रख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों विश्व के भूगोल से पूछा गया सवाल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और फिर से देखिए मेंस के सवाल आ गए। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि आप हमारी क्लास में होंगे तो हम प्री और मेंस दोनों के सवालों पर डिस्कशन करते हैं, ताकि मेंस को लेके जो आपके मन में भय बना है वो निकल जाए। ठीक है, और कोई भी, ये कहने की बात है कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर मेंस की क्लास चलती है,
एक बार दिखा दो कौन रेगुलर पढ़ाता है। हमने तो आपको 34 लेक्चर दे दिया, ठीक है, आज हमारा 34वां लेक्चर है ना, तो प्री के साथ साथ देखो मेंस भी मैं कवर करा रहा हूं। किसी एक दो चार यूट्यूब चैनल का नाम बता दो जो मेंस की क्लास देते हो। देखो बातें बड़ी बड़ी हैं, होर्डिंग बैनर भी खूब बड़ा बड़ा लगता है, ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म पे आके काम करना और बच्चों तक इस तरह की चीजें देना और लगातार अपनी जो है स्थिति को मेंटेन करना, ये अपनी जगह है। बोलना अलग बात है कि भाई ये प्री मेंस दोनों में पूछा है, दिखाओ ना, ऐसे लिख के दिखाओ कि देखो मेंस में सवाल पूछा गया, तब ने बच्चे के अंदर से जो भय है वो दूर होगा। नहीं तो यहां तो मेंस का हवा बना है, ठीक है। आओ हाँ, रिटन वाला जो होती क्लास उसको भी बाद में देखा जाएगा। ये तो हम इस तरह के क्लासेस दे रहे हैं जो आपके समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है, ठीक है। कहां पर दोस्तों, बृहद झील प्रदेश। अब बृहद झील प्रदेश का मतलब क्या है पहले ये समझिए, ठीक है। देखिए वहां पर दोस्तों उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में दोस्तों फिंगर झील पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में फिंगर झील है, ठीक है, फिंगर झील। इनको फिंगर झील क्यों कहा जाता है, जैसे हाथ में 5 उंगलियां है ना, उसी तरह से यहां झील पाई जाती हैं। और मैंने बताया था आपको एक फार्मूला बताया था, सुपरमैन हीरो। क्या बताया था दोस्तों, सुपरमैन हीरो बताया था। यही फार्मूला है सेट करने का, ठीक है। और एकदम ये दोस्तों पश्चिम से पूरब की तरफ, देखिए इधर पश्चिम पड़ता है और इधर पूरब पड़ता है, इसी हिसाब से सेट है। तो सुपर मतलब क्या हो गया, सबसे पहले पड़ेगा, सबसे पश्चिम की बात करेंगे तो सबसे पश्चिम में पड़ेगा दोस्तों सुपीरियर झील। कौन सी है दोस्तों, सुपीरियर झील। फिर मैन माने हो जाता है मिशिगन झील। कौन सा हो जाता है, सुपीरियर के बाद मिशिगन झील। एच माने हो जाता है ह्यूरॉन झील। कौन सी है दोस्तों, ह्यूरॉन झील, ठीक है। ई माने हो जाता है ईरी झील। ई माने क्या हो जाता है दोस्तों, ईरी झील। और आर जो लिखा है या आर ओ रहेगा, ठीक है, ओंटोरियो इसका याद रखेगा, ठीक है, ओंटोरियो, ठीक है, ओंटोरियो याद रखेगा। ये हो गया दोस्तों लाइन से। तो इसका सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है। अब मुद्दे की बात आती है कि इसी झील प्रदेश में कौन सा उद्योग विकसित है, तो यहां पर दोस्तों इस्पात उद्योग, इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग दोस्तों विकसित है, याद रखेगा। यहां फिल्म उद्योग मत करिएगा, खाद्य रसायन सीमेंट मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। एकदम आपके दिमाग में घुस गया होगा ना सवाल, और आंसर भी घुस गया होगा, तो ऐसे ही पढ़ना है। लिख रहा है ग्रेट लेक्स का पश्चिम से पूरब में कर्म क्या है दोस्तों, तो अब हम बता देंगे ना। सबसे पहले नितिन सर ने क्या पढ़ा है दोस्तों, सुपीरियर झील। क्या पढ़ाया, सुपीरियर झील। फिर क्या पढ़ाया, मैन माने हो जाता है मिशिगन झील, मिशिगन झील। सुपरमैन, फिर क्या हो जाएगा, हीरो। हीरो में क्या हो जाएगा, ह्यूरॉन झील हो जाएगा। ह्यूरॉन के बाद ईरी झील हो जाएगा। ईरी के बाद ओंटोरियो झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओंटोरियो हो जाएगा। ये दोस्तों क्रम हो गया। लिख रहा ईरी और ओंटोरियो जो है, इनके बीच में दोस्तों एक बहुत बड़ा जल प्रपात है, ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों नियाग्रा। क्या नाम दोस्तों, नियाग्रा जल प्रपात। क्या नाम दोस्तों, नियाग्रा जल प्रपात, ठीक है, नियाग्रा जल प्रपात, ठीक है, जल प्रपात, ठीक है, जल प्रपात। अच्छा, एक सवाल दोस्तों आपके लिए रहेगा कि भारत में किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको कमेंट में जवाब देना है। क्या देना दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं, ठीक है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं, यह जवाब दीजिएगा। किस नदी पर बना हुआ है यह जलप्रपात और किस राज्य में है, यह भी जवाब दीजिएगा, ठीक है। लिख रहा अमेरिका के प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र गैरी और शिकागो का विकास दोस्तों कहां हुआ है, तो ग से गैरी, ग से शिकागो और ग से मिशिगन, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये मिशिगन याद रखेगा। मिशिगन झील के तट पर दोस्तों क्या है, ये शिकागो है, ठीक है। तो गन से शिकागो याद रखेगा, ठीक है, या ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसे भी याद रख सकते हैं। शिकागो में पहली बार दोस्तों किसने भाषण दिया था, तो विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों भारत के बारे में व्याख्यान दिया था, ठीक है। उस पल को हर कोई मिस करता है, तो मिस से मिशिगन याद रखेगा और शिकागो याद रखेगा, ठीक है, क्योंकि वो सम्मेलन शिकागो में हुआ था, तो आपको याद हो जाएगा। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, वो हमें लंबे समय तक याद होना चाहिए, ये समझकर पढ़ना बड़ी बात है। कौन इतने बेहतर ढंग से समझाए आपको, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल दोस्तों जनसंख्या नगरीकरण का सवाल दे रहा है और प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा निम्नलिखित राज्यों को 2011 के जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में दोस्तों व्यवस्थित कीजिए और वो कूट समझिए। तो दोस्तों सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा नगरीकरण कहां पर दोस्तों, गोवा में है। दूसरे नंबर पर किसका नाम आता है दोस्तों, मिजोरम का नाम आता है।
तीसरे नंबर पे किसका नाम आता है दोस्तों? तमिलनाडु का नाम आता है। जो ऑप्शन दिया मैं उस हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है, तमिलनाडु का। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों? केरल हो जाएगा। तो एक बार आप सेट कर लीजिए क्या हो जाएगा। पहले पे गोवा यानी 3, दूसरे पे मिजोरम यानी 2, तीसरे पे तमिलनाडु यानी 4, उसके बाद 1। तो 2 3 2 4 1, 3 2 4 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ये तो है, यही तो जवाब होगा, ये आप याद रखिए। अब यहां पर देखिए नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम तो लिख तो दिया कि अवरोही क्रम में क्या होगा? सबसे पहले गोवा होगा सर्वाधिक नगरीकृत, फिर दोस्तों मिजोरम होगा उससे कम नगरीकृत, फिर जो है दोस्तों तमिलनाडु होगा उससे कम नगरीकृत, ठीक है, फिर तमिलनाडु के बाद किसका नंबर आएगा दोस्तों? सीधा सीधा केरल का नंबर आ जाएगा, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। एक ही सवाल को घुमा के पूछ रहा है, सिक्का वही है, बस व्यवस्थाएं बदल दिया। एक तरफ दिया नगरीकृत राज्य, जहां नगर होगा तो नगर में रहने वाले लोग होंगे, तो सबसे ज्यादा नगरीकरण कहां दोस्तों? गोवा में। उसी तरह न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां की? सबसे कम गांव वाली जनसंख्या कहां होगी? जहां सबसे ज्यादा नगर होगा। तो याद रखेगा यहां भी दोस्तों सबसे पहले क्या आ जाएगा? गोवा आ जाएगा। गोवा के बाद क्या आ जाएगा? मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम के बाद यही आंकड़ा चलेगा ना, उसके बाद क्या आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? केरल आ जाएगा, अगर इसी आंकड़ों पे बात करेंगे तब, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल भारतीय संविधान से, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल है और लिख रहा दोस्तों प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। मौलिक अधिकार, उसका अनुच्छेद दिया है, लिख रहा अस्पृश्यता का अंत, यह अनुच्छेद 17 में बताया गया, बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण 23 में नहीं दोस्तों, ये 22 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में दिया गया, सही है। इसके अलावा अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण ये 29 में दिया गया, सही है। तो जो गलत है, क्या गलत है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है, जो गलत दिया है। आइए सही करते हैं। अस्पृश्यता का अंत दोस्तों किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 से। एक और सवाल देता है दोस्तों उपाधि का अंत, ठीक है, उपाधि का अंत, उपाधि का अंत, ठीक है, ये कहां बताया गया दोस्तों? तो उपाधि का अंत बताया गया अनुच्छेद 18 में। कहां बताया गया? 18 में। ये भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण कहां बताया गया दोस्तों? तो यहां अनुच्छेद 22 याद रखेगा, 23 नहीं, ठीक है। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण कहां बताया गया दोस्तों? 22 में। धर्म की स्वतंत्रता कहां बताई गई दोस्तों? अनुच्छेद 25 में, ठीक है। और अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में कहां बताया गया? तो अनुच्छेद 29 में बताया गया। एक काम करिए ना, आप ऐसे ना पढ़िए, आप एक नए तरीके से पढ़िए। जैसे सवाल क्या आता दोस्तों? समता, समानता का अधिकार, ठीक है। अगर हम यहां से बात करते हैं, यहां से बात कर लें, सुनिएगा, बहुत अच्छे से लिख रहा हूं, पूरा बोर्ड भरने वाला है, सुनिए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में क्या क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो क्या बताएंगे? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस भाग में बताया गया, तो क्या बताएंगे? भाग 3 में बताया गया है, ठीक है। किस अनुच्छेद में बताया गया, तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में दोस्तों क्या बताया गया है? सिर्फ मौलिक अधिकार बताया गया है। और इसी अनुच्छेद 12 से 35 की बात करते हैं तो यहां मिलता है दोस्तों सबसे पहले समानता का अधिकार। क्या मिलता है? समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार दोस्तों 12 से लेकर कहां तक दोस्तों? 12 4 16 तक। बताइए 16 तक कि 18 तक? पहले कंफ्यूजन दूर करिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यही बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। देखिए जो 12 और 13 है, कंफ्यूजन क्या? 4 अनुच्छेद बच्चे रट के बैठे कि 4 हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता वो 4 गिनेंगे कहां से। तो 12 से नहीं गिनना है, वो 14 से गिना जाता है। ये 12 और 13 दोस्तों राज्य के बारे में बताते हैं, ठीक है। किसके बारे में बताते हैं? 12 जो है वो राज्य की परिभाषा देता है। खोल के पढ़िए जाके किताब। यहां जब बोले ना तो 4 जो आपने पढ़ा वो सही पढ़ा है, लेकिन उसका क्रम दोस्तों आपने गलत पढ़ लिया है। तो 12 4 16 नहीं, उसको 14 4 18 रखिएगा, तब जो है सही रहेगा। क्या रहेगा? 14 4 18। तो 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। पहले में 4, उसके बाद 19 20 21 22, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फिर जो 4 लेंगे, अगला जो 4 लेंगे वो ले रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक, ठीक है। ये भी दोस्तों 4 है। पहले को हमने नाम दिया समानता का अधिकार, जो 19 से 22 तक है दोस्तों, इसको दिया जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। समानता, फिर क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये दोनों में 4 4, ठीक है। उसके बाद 2 2 आएंगे, 23 और 24, ठीक है। वो रहेगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। क्या रहेगा? जो आप नीचे पढ़ रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये कहां बताएगा दोस्तों? ये बताया गया अनुच्छेद 23 और 24। यहां 2 ही अनुच्छेद रहेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होएगा। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
आप पहुंचेंगे दोस्तों 23-24 तक। अब 25 से लेकर दोस्तों कहां तक, 25 से लेकर 28 तक, ठीक है, ये कहां आ जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 28 तक। फिर 29-30 दोस्तों ये सांस्कृतिक अधिकार है, ठीक है, सांस्कृतिक विविधता का अधिकार, ठीक है, ये इससे संबंधित हो जाएगा, सांस्कृतिक वाले से ये हो जाएगा 29-30, ठीक है, 29-30। उसके बाद दोस्तों आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचार जिसमें 5 रीट के बारे में बताया गया, ये है अनुच्छेद 32 तक। बस यही 32 पे आके रुक जाना है, फिर 33, 34, 35 मत जोड़िएगा। देखिए मूल अधिकार ना 12 से 35 तक हैं जरूर, लेकिन ये जो क्रम वाले बने हैं ना, ये दोस्तों कहां 32 पे आके समाप्त हो जाते हैं। तो 14 से शुरू होते हैं, 12-13 छूटता है और लास्ट में 3 छूटता है। शुरुआत का 2 और लास्ट का 3 छोड़ देंगे, वो मूल अधिकार में होते जरूर हैं, लेकिन उसके लिए अलग से कोई टैगलाइन नहीं। यहीं आके बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में लोग 32 से 35 बजा देते हैं, नहीं 35 नहीं करेंगे, खाली 32 है, केवल 32 है, जो क्या बताता है, सुप्रीम, अगर किसी भी भारत में रहने वाले किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के तहत दोस्तों वो क्या कर सकता है, रीट जारी करा सकता है। 5 प्रकार के रीट की व्यवस्था की गई है, वो उसके बारे में दोस्तों प्रावधान यहां किया गया, ठीक है। उसी तरह से हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के अनुसार जारी करता है। सही बोल रहा हूं ना, 226 चेक कीजिएगा, 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और 226 के अनुसार हाई कोर्ट रीट जारी करता है। ये दोनों तथ्य आपको याद रखना है। आई बात समझ में, थोड़ा दिमाग लगाइए, कनेक्शन जितना ज्यादा बिठाएंगे मजा खूब आएगा। और मैं तो कह रहा हूं मेरी क्लास में आइए, हर सब्जेक्ट पढ़ना हो तो मेरी क्लास में आइए, ठीक है, सब सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए कितना आनंद आ रहा होगा ना कि सर आज हमने इतिहास भी पढ़ा, और इतिहास में तीनों पार्ट पढ़ा, प्राचीन, मिडावल, मॉडर्न पढ़ा, फिर इसके बाद ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनसंख्या नगरीकरण भी पढ़ा जो कोई नहीं पढ़ा था, फिर संविधान पढ़ा। अब भौतिक रसायन का सवाल देखते हैं। सवाल पढ़िए क्या लिखा है, और ये सवाल देखिए प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार की बैटरियों में किया जाता है। कार की बैटरी में किसका यूज किया जाता है, एसिटिक अम्ल नहीं, एसिटिक दोस्तों हमेशा ये जो होता है दोस्तों खट्टे आइटम में मिलते हैं, याद रखेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को दोस्तों हम HCl कहते हैं, क्या कहते हैं, HCl, और ये भोजन को पाचन में दोस्तों मदद करता है, पाचन में, ठीक है। यहां जवाब हो जाएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, नाइट्रिक मत करेगा दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, ये विस्फोटक का काम करता है, ठीक है, यह विस्फोटक का काम करता है, ठीक है। तो यहां पर जवाब क्या होगा, H2SO4 जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, याद रखेंगे। करा सिरके में दोस्तों क्या पाया जाता है, सिरका भी खट्टा होता है दोस्तों, इसमें भी जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, कहां पर, यह सिरके में पाया जाता है। लिख रहा भोजन के पाचन में क्या सहायक है दोस्तों, तो याद रखेगा HCl सहायक है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। विस्फोटक तथा रंजकों में किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो यहां पर नाइट्रिक अम्ल का, याद रखेगा, नाइट्रिक अम्ल। और मैं कहता हूं नाइट्रिक अम्ल से ज्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो क्या मिल जाएगा, एक ऑप्शन पूछता है कि डायनामाइट में दोस्तों, डायनामाइट की बात करता है। अच्छा डायनामाइट की बात आएगी तो डायनामाइट की खोज किसने किया था दोस्तों, डायनामाइट की खोज दोस्तों किसने किया था, तो याद रखेगा अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था दोस्तों, अल्फ्रेड, सही बता रहा हूं ना, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा दोस्तों इसका खोज किया गया था, डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। वो डायनामाइट में दोस्तों किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो वहां नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करते हैं, ठीक है। डायनामाइट में किसका यूज करते हैं दोस्तों, तो नाइट्रोग्लिसरीन का, ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। आई बात समझ में, मजा आ गया पढ़ के ना। इस तरह से दोस्तों आपको कनेक्ट करना है टॉपिक को, तब जाके सीख पाएंगे। अगला सवाल देखिए, जीव विज्ञान का सवाल है दोस्तों, प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं, जो रूपांतरित रूप है वो पहले क्या था। जो दांत के, जो सांप के मुंह में पाए जाने वाले विष दंत है दोस्तों, वो पहले क्या थे, वो पहले जंभिका दंत थे। क्या थे दोस्तों, जंभिका दंत, श्वासनीय दंत नहीं, तालु दंत नहीं, चिंबुकास्थि नहीं दोस्तों, इसको जंभिका दंत कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और कई बार परीक्षा में पूछा है। क्या आपको पता दोस्तों, ये जो सांप होता है,
जो सर्प होते हैं ये किस ग्रुप में आते हैं दोस्तों? ये आते हैं सरीसृप ग्रुप में। किस में आते हैं दोस्तों? सरीसृप वर्ग में आते हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, रेंग कर चलने वाले। लिख रहा है सांप किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो क्या जवाब होगा दोस्तों? सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। लिख रहा है सरीसृपों का श्वसन होता है। ये जो सांप होते हैं किससे सांस लेते हैं? ठीक है, अब कई बच्चा कहता है सर त्वचा से सांस लेता है। नहीं, पता नहीं कहां पढ़ लिया, कहां पढ़ लिए त्वचा से सांस लेते हैं? सांप फेफड़ों से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं दोस्तों? फेफड़ों से। किससे सांस लेते हैं? सांप जो होते हैं ये फेफड़ों से सांस लेते हैं, याद रखेगा। और जितने भी सरीसृप वर्ग के जंतु हैं वो दोस्तों 4 कोष्ठी हृदय उसमें पाया जाता है। कितने कोष्ठीय? 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। जिस तरह से व्यक्तियों में 3 कोष्ठी हृदय होता है, ठीक है, जितने भी स्तनधारी होते हैं और मनुष्यों में उसमें 3 कोष्ठी होता है, ठीक है, लेकिन यहां 4 कोष्ठी। लिख रहा बाह्य कर्ण छिद्र के अभाव के कारण सुन नहीं सकते। कौन? तो सांप दोस्तों सुन नहीं सकता है, क्योंकि सांप के पास कान नहीं होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। करा घोंसला बनाने वाला सर्प कौन सा दोस्तों? तो आपने किंग कोबरा का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? किंग कोबरा। किंग कोबरा दोस्तों घोंसला बनाना क्या है? ये घोंसले में रहता है, अंडे वगैरह खाता है, ठीक है। तो जो पक्षियों के द्वारा घोंसला बना होता है उसके अंडे वगैरह जा खा लेता है, उसमें कई बार बैठा हुआ पाया गया, इसलिए कहा जाता है कि ये घोंसला बनाता है, ठीक है। अब इसके बारे में बाकी जो भी तथ्य, मैंने इतना ही जानकारी प्राप्त किया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ बातें बताना चाहूंगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों। स्पेशली आपके परीक्षा के लिए दोस्तों 2 क्लास दिया गया। एक तो दोस्तों क्लास सुबह के 10 बजे चलती है जो सामान्य अध्ययन की क्लास है, ठीक है। हो सकता हो दोस्तों आप किसी अलग सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये प्लेलिस्ट में आकर आप इसके वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लेलिस्ट में आकर देखिएगा दोस्तों, ये आरओ जीएस के नाम से प्लेलिस्ट है, यहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इसी तरह से हिंदी की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी, जहां पर दोस्तों हम लोगों ने हिंदी को समाप्त कर दिया। एक भी प्रश्न पत्र ऐसा नहीं है आज तक, जितना भी एग्जाम हुआ है समीक्षा अधिकारी का, ठीक है, और उस लेवल के जितने भी एग्जाम, वो सारे सवाल मैंने पढ़ा के समाप्त कर दिए। एक सिंगल सवाल बचा ही नहीं जिस पर हम डिस्कस करें, इसलिए ये वाली क्लास कुछ समय के लिए रोक दी गई है और ये वाली क्लास चल रही। फिर भी मैं कहूंगा कि इस क्लास के लिए भी दोस्तों आप प्लेलिस्ट में विजिट करिए। हमेशा प्लेलिस्ट में आकर चेक किया करिए कि आपको पढ़ने के लिए क्या चीजें चाहिए, ठीक है। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी अपने पास बैच है। बैच के अलावा दोस्तों आपके लिए जो जरूरी दोस्तों वो क्या दोस्तों, जो टेस्ट के लिए हमारा प्रो वाला एप्लीकेशन आया, इस प्रो वाले एप्लीकेशन को दोस्तों जरूर ज्वाइन करिए। बहुत शानदार सा एप्लीकेशन है, आप पढ़ के देखिए खुश हो जाएंगे दोस्तों। इतना बढ़िया कंटेंट वहां पर है ना कि मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों इकोनॉमिक्स का सवाल है और मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। सवाल सुनिए दोस्तों, क्या है? मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है इकोनॉमिक्स का कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लिख रहा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? मैंने आपसे कहा ना कि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का रहा है, ये सब ऐसे सवाल है धुआं उड़ जाएगा। सुनिए मैं कहानी बताता हूं, छोटी सी बात याद रखेगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा दोस्तों। अगर मैं ऋण की बात करूं, देखिए ये ऋण ना दो लोग दो तरीके से देते हैं। एक तो दोस्तों हमने सुना है कभी कभी IMF ऋण देता है, दूसरा हमने सुना है कि हमें वर्ल्ड बैंक भी ऋण देता है। कौन देता है ऋण? वर्ल्ड बैंक भी ऋण देता है। वर्ल्ड बैंक को ही दोस्तों क्या कहते हैं? IBRD कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होएगा, अगर IBRD दे दिया तो परेशान नहीं होना है। इन दोनों की स्थापना 1944 में हुआ था, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ये सब कॉमन बातें हैं, आप जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। अब मैं बताता हूं, हमेशा याद रखिए डेवलपमेंट के लिए ऋण कौन देता है? किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो, उसके लिए ऋण कौन देता है दोस्तों? डेवलपमेंट के लिए लोन कौन देता है? हमेशा वर्ल्ड बैंक देता है। जैसे सर मान लीजिए कोई सड़क बन रहा है, डेवलपमेंट है। आपने कहा कि सर बुलेट ट्रेन की एक परियोजना आ गई, डेवलपमेंट है। किसी ने कहा सर ब्रिज बन रहा है, डेवलपमेंट है। अच्छा सर बांध बन रहा है, डेवलपमेंट है। पूछते जब मैं बता रहा हूं, अब तो समझ में आ गया ना। डेवलप किसी भी तरह के विकास कार्य के लिए हमेशा लोन कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। लेकिन अपना उधारी चुकाने के लिए कौन ऋण देता है? IMF। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास नहीं, आर्थिक विकास तो डेवलपमेंट को बता रहा ना, और इसके लिए कौन देता दोस्तों? तो वर्ल्ड बैंक ऋण देगा। कौन देगा दोस्तों? इसके लिए वर्ल्ड बैंक ऋण देगा, IMF नहीं देगा। भुगतान संतुलन के अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए, हाँ ये माइनस में चल रहे थे, इसको पूरा करने के लिए IMF लोन देगा, IMF देगा लोन। केंद्रीय बैंकों के स्वर्ण कोष को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। औद्योगिक विकास के लिए भी ऋण कौन देता दोस्तों? तो वर्ल्ड बैंक दे देता है। वर्ल्ड बैंक से कहिए हमको फैक्ट्री डालनी, तो वर्ल्ड बैंक लोन देगा, ठीक है, याद रखेंगे। आ गई बात समझ में?
ठीक है, ये 2 पॉइंट अगर आपने दिमाग में रखा है तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। आगे देखिए, लिख रहा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था, क्या बताएंगे दोस्तों, 1944 में ब्रिटेन कौन सा सम्मेलन, तो ब्रिटेन मत बोलिएगा, ठीक है, उस सम्मेलन को कहते हैं ब्रेटन वुड। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रेटन वुड्स, ब्रिटेन नहीं बोलना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था दोस्तों। इस सम्मेलन में दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था। इसके तहत आईएमएफ का मुख्यालय कहां दोस्तों, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर दोस्तों, वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका की राजधानी भी है। आर्थिक विकास हेतु परियोजनाओं के लिए ऋण कौन देता है दोस्तों, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक देता है। कौन देता है, वर्ल्ड बैंक देता है, याद रखेंगे, जिसे हम आईबीआरडी भी कहते हैं, ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों पर्यावरण से संबंधित सवाल है और प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है, ठीक है। पारिस्थितिक पदछाप की माप की इकाई क्या होती है दोस्तों, भूमंडलीय हेक्टेयर होता है। ये थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल है, इसको याद रखेगा, ठीक है। नैनोमीटर की बात करेंगे तो 10⁻⁹ को दोस्तों नैनोमीटर के हिसाब से लिखा जाता है। यहां बात करते हैं 1 नैनोमीटर में होता है। 1 नैनोमीटर दोस्तों किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। कई बार लिखा होता है कि सबसे छोटी इकाई है, बट इससे भी छोटी इकाई ढूंढी जा चुकी है, याद रखेंगे। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग का माप क्या है दोस्तों, मापक क्या है, तो इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, इसी को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को पारिस्थितिकी पदछाप के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों किसने किया था, ये जो वर्ड था, इस वर्ड को पहली बार किसने यूज किया था, तो याद रखेगा अर्नेस्ट हैकल ने यूज किया था। किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले यह शब्द यूज किया था, ठीक है। और एजी टांसले ने इकोलॉजी वाला शब्द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एग्रीकल्चर का दोस्तों सवाल दे रहा है और स्पेशल मेंस एग्जाम हुआ था 2010 में, उसमें पूछा गया सवाल है कि गेहूं के साथ 2 फसलों के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म क्या है, ठीक है। गेहूं के साथ 2 फसलों के लिए अरहर की सबसे अच्छी वैरायटी क्या मानी जाती है, तो मानी जाती है दोस्तों यूपीएएस 120। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, भाई कॉमन सी बात है, क्या छिपाने की जरूरत, ऐसे सवाल आपको भी पढ़ना पड़ता है और हमें भी पढ़ना पड़ता है। क्यों, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम किसी क्लास को पढ़ाते हैं तो ऐसे सवाल मिलते नहीं हैं। तो ये एंटिक सवाल होते हैं जो एक साथ पढ़ाई के समय याद करना पड़ता है। तो मैंने भी याद किया, ठीक है, कि याद रखेगा यूपीएएस 120 ये जो अरहर की एक किस्म है जो गेहूं के साथ दोस्तों 2 फसलों के लगाने के काम आती है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि अरहर की 2 देर से पकने वाली फसल और रबी की बुआई के लिए दोस्तों सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है, कौन सी किस्म है, फसल नहीं, कौन सी किस्म है, तो बहार। ये क्या दोस्तों, किस्म यानी वैरायटी है, ठीक है। ये अरहर की एक वैरायटी का नाम है। अरहर के जो है बीज जो होते हैं उसकी एक किस्म है जो देर से पकती है, ठीक है। लेकिन सर्दियों में रबी फसल के साथ अपने आप उगने वाले हरे भरे साग को दोस्तों क्या कहते हैं, तो दोस्तों जब रबी की फसलों की बुआई होती है तो वहां पर दोस्तों अपने आप से एक साग पैदा होता है, हम लोग बड़ा चाव से खाते हैं, उसको बोलते हैं बथुआ। क्या बोलते हैं दोस्तों, बथुआ, ठीक है। ये अपने आप पैदा होता है बथुआ। बथुआ का साग खाने मजा, बथुआ और पालक को मिला के बनाओ ना, सरसों का साग भी फेल हो जाता है। लिख रहा है कासनी की खेती के लिए कौन सा मौसम सबसे उपयुक्त होता है। कासनी यानी बाजरे की बात कर रहा दोस्तों, ये कासनी ये बरसीम की खरपतवार का नाम, बाजरा करो, बरसीम की खरपतवार है। क्या दोस्तों, बरसीम की खरपतवार है, इसको याद रखेंगे। खरपतवार मतलब जो अपने आप उग जाता हो, और ये सर्दी के मौसम में दोस्तों बोया जाता है, ठीक है। सर्दी के मौसम से इसका संबंध है, सबसे उपयुक्त खेती उसी समय होती है। ये एग्रीकल्चर का सवाल है जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। साइंस टेक का सवाल जितना भी अभी तक पूछा गया तो सभी सवाल पढ़ा दिया गया आपको, इसलिए यूपी स्पेशल के सवाल की संख्या 2 कर दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है। आल्हा कहां का लोकप्रिय संगीत है, रुहेलखंड का नहीं दोस्तों, ये बुंदेलखंड का लोकप्रिय संगीत है, याद रखेंगे, ठीक है। आल्हा उदल का नाम सुना था ना आपने, किसका नाम, आल्हा उदल, ठीक है।
आल्हा उदल, ठीक है। तो याद रखेंगे ये अलग है, लेकिन उसी संबंधित दोस्तों आल्हा है, ये बुंदेलखंड में चर्चित है, ठीक है। तो कभी भी आल्हा के बारे में पूछे तो जवाब क्या देंगे दोस्तों, जवाब हमेशा क्या देंगे, बुंदेलखंड जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये तो बुंदेलखंड हो गया। अगर हम कजरी की बात करें, सोहर की बात करें, बिरहा की बात करें, तो दोस्तों ये पूर्वांचल वाले बेल्ट में दोस्तों खूब चलता है, पूर्वांचल वाले बेल्ट में। उसी तरह से लावड़ी की बात करें, बहरबीर की बात करें तो रुहेलखंड में चलता है। कहां चलता है दोस्तों, ये कहां चलता है, ये रुहेलखंड में प्रसिद्ध दोस्तों लोकगीत है, इसको याद रखेंगे। और ढोला और रागिनी की बात करेंगे तो आगरा मेरठ वाली बेल्ट में, ठीक है, आगरा प्लस मेरठ कर रहा हूं, मथुरा वाले बेल्ट में, आगरा मथुरा वाले बेल्ट में दोस्तों ये चलता है, जिसको हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इस वाले बेल्ट में खूब ये लोकगीत जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है। तो अगर दोस्तों यहां आंकड़ा 2017 की बात करें, एक आंकड़ा 2017 का दे रहा हूं, एक आंकड़ा दोस्तों आपको 2023 का दे रहा हूं, तो 2017 में ये आंकड़ा था दोस्तों करीब 85%, ठीक है। 2023 में ये आंकड़ा पहुंच गया दोस्तों 94%, ठीक है। तो देखिए अब आज ये तो 2017 में पेपर हुआ था, तो इसलिए हमको आंकड़ा कहां का देखना दोस्तों, 2017 का देखना, इसलिए 85%। नहीं तो हम क्या कर देते, 90% जवाब देते ना। अगर आज की कंडीशन देखा जाए तो मेंथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दोस्तों नंबर 1 पर है और 94% मेंथा तेल का उत्पादन यही करता है। उत्तर प्रदेश में मेंथा की खेती का केंद्र कहां पर दोस्तों, तो बाराबंकी। कौन सा है दोस्तों, बाराबंकी जो दोस्तों ये सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है मेंथा ऑयल की खेती के लिए, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में मेंथा की खेती की जाती है, वैसे और कहां कहां किया जाता है दोस्तों, तो बाराबंकी के अलावा आपसे जानना चाह रहा है तो बाराबंकी याद रखेगा। आप लखनऊ के पास दोस्तों सीतापुर का नाम सुना होगा, आपने लखनऊ के पास हरदोई डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा। ये वो है स्थान है जहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा खेती अभी भी चलती। संभल की बात कर दे, मुरादाबाद की बात कर दें, मुरादाबाद की बात कर दें, रायबरेली की बात कर दें, रायबरेली की बात कर दें, ये वो बेल्ट है दोस्तों जहां पर अभी भी मेंथा ऑयल के लिए दोस्तों खेती की जाती है। भारत में सर्वाधिक एथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, सबसे ज्यादा एथेनॉल का उत्पादन दोस्तों कौन करता है, तो एथेनॉल में दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम आता है, ठीक है। सर्वाधिक एथेनॉल का उत्पादन कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। फिलहाल जो सही जवाब है इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 85%, ठीक है। अगला सवाल प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया, विविध वाले चैप्टर से मैं दे रहा हूं, जो कहीं नहीं आता सवाल वो मैं विविध में रखता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं दोस्तों उसे बताना है। संस्थान दे रहा है और स्थान दे रहा है, पहले ही सही कर दिया। हाँ, सब्जी अनुसंधान संस्थान दोस्तों वाराणसी में क्या है, सत्य है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में, उपोष्ण नहीं दोस्तों, उपोष्ण नहीं, इस उपोष्ण की जगह शीतोष्ण होना चाहिए, ठीक है, शीतोष्ण, शीत वाला है दोस्तों, ये आप याद रखें। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ये सही है। तो कौन सा सही नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही नहीं है। अब सही क्या होगा, केंद्रीय उपोष्ण जो दिया था दोस्तों, मान लीजिए हाँ उपोष्ण पहले से लिखा है तो क्या बताएंगे, उपोष्ण है लखनऊ में। कहां पर दोस्तों, उपोष्ण है लखनऊ में और शीतोष्ण है श्रीनगर में, ठीक है। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पर दोस्तों, तो यह है वाराणसी में। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां है, वाराणसी में। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां दोस्तों, लखनऊ में, लखनऊ में। और शीतोष्ण अनुसंधान संस्थान कहां दोस्तों, तो याद रखेगा श्रीनगर में। कहां पर है, श्रीनगर में। आई बात समझ में, बस इतना ही तो बताना था आपको। तो कुल मिला जुला के बताइए कि नितिन सर की क्लास करने में आपको ऐसा फील होता है क्या कि हमारा सर टाइम पास हो रहा है या हमारा समय बर्बाद हो रहा है, कभी ऐसा एहसास नहीं होगा, ठीक है। कम समय में सबसे बढ़िया मैटर दोस्तों जो दिया जाता है स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म में दिया जाता है, इसीलिए हम लोग लाइव क्लास नहीं लेते। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर लाइव आते हैं ना तो आपकी वॉचिंग हजारों में रहती है, नहीं लाना हजारों में वॉचिंग, लाइव नहीं आएंगे। वजह क्या है, अरे ऐसे भी पढ़ा रहे, कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं हम जो है आधे घंटे पढ़ाते, भाई जितने देर की क्लास होती है, हम कभी समय देख के नहीं पढ़ाते, घड़ी नहीं होता, ना ही मेरे अगल बगल घड़ी है, ठीक है, पढ़ाना है, बात खत्म। तो मुद्दा यह है कि क्यों लाइव नहीं आते। लाइव इसलिए नहीं आते, मुझे टाइम पास करने में नहीं मजा आता। मुझे लगता है टाइम पास करूंगा तो आपका भी समय खराब होगा, मेरा भी समय खराब होगा। हो सकता हो आपको अपने समय की चिंता हो, कि मुझे मेरे समय की चिंता बहुत है, इसलिए मैं लाइव पढ़ाना पसंद नहीं करता, और कोई रीजन नहीं, ठीक है। और इस तरह पढ़ाने में क्या होता है कि क्लास 1 नंबर की बनती है, क्योंकि पूरा फोकस ना टीवी पे नहीं होता है,
कमेंट, हाँ अच्छा दिख रहा है, हाँ वाइस आ रही, इस पे नहीं फोकस होता, फोकस पढ़ाने पे होता है। पूरा ध्यान ना सोचने पे होता है कि बच्चों को और क्या दिया जाए, हमेशा फोकस इस पे होता है ना, तो हमेशा ध्यान बंट जाता है। इस वजह से तो ध्यान ना बटे, आपके लिए दोस्तों कम वाचिंग ये ले रहा हूं, जबकि कितने सारे लोग मजा भी लेते होंगे ना, अरे इतने ब्रांडेड टीचर, इतने सब्सक्राइबर, कितना वाचिंग चल रही है, 1000 500, ऐसा फील होता होगा लोग। कोई बात नहीं, लोगों का काम है बोलना, हम सबको नहीं चुप करा सकते, हम सिर्फ अच्छा करना जानते हैं। आप बेहतर करते चलो, जो होगा ईश्वर करेंगे, ठीक है। बच्चों को पसंद आएगा तो बच्चों खुद ही प्रमोट करेंगे, आप आगे बढ़ाएंगे। ये 2 किताबें दोस्तों हम लोगों ने तैयार किया था, किताबें अब समाप्त होने वाली स्थिति में है, ठीक है। और एक हिंदी की किताब है, सुपर सेलिंग बुक है दोस्तों, समीक्षा अधिकारी हिंदी, मुझे लगता है कम बच्चों ने लिया। लीजिए भैया, ये किताब तो भारत की पहली ऐसी किताब है जो हर चैप्टर में 500 सवाल दिया है, एक एक चैप्टर में 500 सवाल, कोई किताब नहीं मिला। जब इस किताब को हम तैयार कर रहे थे, कसम से जान लो कि जिंदगी खराब हो गई थी। 500 क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा था मिल ही नहीं रहा था, परेशान, तत्सम तद्भव 500 सवाल कहां से लाऊं, छांटते छांटते कम से कम दोस्तों 200-250 पेपर जो है ढूंढा गया, तब जाकर इसमें 500 सवाल हुआ है। विश्वास करो इतना समय लगा, एक किताब को बनाने में 4 महीने चले गए। उतने टाइम में लिख देते सवाल, हमसे कहा गया था 2-2 हजार सवाल लिख देता मैं, लेकिन मुद्दा यह था कि नहीं, परीक्षा में आए हुए सवाल चाहिए। ये जो 500-500 सवाल बता रहा हूं ना, ये बना के नहीं, ये परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। और ऊपर से ये भी ध्यान देना था कि रिपीट ना हो, कम से कम रिपीट हो, नहीं रिपीट होगा तो मतलब क्या है, तो कॉपी भरने वाली बात हो गई, ये भी ध्यान देना था। तो इसलिए दोस्तों कह रहा हूं कि इस किताब को लीजिए, शानदार किताब है। और जो जीएस की किताब है, ये भी भारत की पहली ऐसी किताब है जिसका डिस्क्रिप्शन एक अलग पैटर्न पे लिखा गया। ऐसा डिस्क्रिप्शन आप भारत में किसी किताब में नहीं पाएंगे। आपको लग रहा होगा सर फेंक रहे हैं, सुनो, ये जो पढ़ाया गया ना, ये जो पीछे आपने देखा, जैसे ये सवाल था ना, इस सवाल से सवाल बना ना, ऐसे इस सवाल से सवाल बना, पूरी किताब में सवाल से ही सवाल बना है। कई बच्चा कहता है सर इसका ई बुक नहीं मिलेगा क्या? अरे क्यों ई बुक लेना भाई, आप सीधे किताब ले लो ना। कितने की किताब बताओ, कम तो है, तो आपसे डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जा रहा, फिर क्या चाहिए। अच्छा, बच्चों के लिए भी होता है, जितना सेक्रीफाइस करो ना, बच्चे सोचते हैं और सर कर दीजिए थोड़ा और, थोड़ा और, जीने खाने दो भैया, हमारा भी रोजगार है, ठीक है, हमारा भी परिवार है और लोग हैं साथ में, सबको लेके चलना है, ठीक है। चलिए फिलहाल जैसा भी हो, कोशिश करने का कीजिएगा लेने का। एक चीज और, कैसे लिया जाए, कहीं कंफ्यूजन हो तो नंबर सेव करिए, 6350091191, व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, सर किताब चाहिए, बस हमारी टीम आपसे जुड़ जाएगी, लीजिए हम बेच रहे हैं ठीक है, जुड़ जाएगी आराम से। तो ऐसे करके हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए सेशन ही समाप्त होता है, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, ये आपसे निवेदन है, बाकी किताब लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।